हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का इंग्लिश क्लास में। और आज मैं आप लोगों का जो इंटर का फ्लेमिंगो बुक है उसका जो फर्स्ट लेसन है जिसका नाम है द लास्ट लेसन, इसको मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। और इसको लाइन बाय लाइन हम जो है एक्सप्लेन करेंगे। और पहले इसके बारे में मैं बता दूँ, ये जो लेसन है ये अल्फोंस डॉडेट नाम के जो राइटर हैं इनका लिखा हुआ है। बहुत ही शार्ट इनके बारे में, लाइफ हिस्ट्री के बारे में दिया हुआ है, हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे टेक्स्ट बुक पे। नाम है इनका अल्फोंस डॉडेट, और इस लेसन का नाम आपने यहाँ देखा ही, नाम है द लास्ट लेसन। अंतिम पार्ट है तो फर्स्ट लेसन, आपके फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट लेसन, लेकिन इसका नाम है द लास्ट लेसन। तो इसके जो राइटर हैं अल्फोंस डॉडेट, थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लें। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1840 से लेके 1897 तक इनकी लाइफ रही। ये पैदा हुए थे इस समय और इनका डेथ ईयर ये है। और वाज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। एक फ्रांसीसी नॉवलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे ये। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रशियन वार। ये जो फ्रैंको प्रशियन वार है, ये हम देख रहे हैं फ्रैंको प्रशियन वार, जो 1870 से 1871 के बीच में हुआ था। और इसमें इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रशिया, जिसमें फ्रांस को हरा दिया गया था। किसके द्वारा? प्रशिया के द्वारा। ये देखिए आपका प्रशिया, जिसे आज हम जर्मनी के नाम से जानते हैं। पहले इसको प्रशिया कहा जाता था, आज इसे हम जर्मनी के नाम से जानते हैं। लेड बाय बिस्मार्क, और इसके जो ये जो विजय हासिल हुई किसका? जर्मनी का। किसके ऊपर? फ्रांस के ऊपर। इसकी जो अगुवाई किया इनके नेतृत्व में ये हुआ है ना। और फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रशिया लेड बाय बिस्मार्क। प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। उस समय जो प्रशिया था इसमें क्या क्या थे? कौन कौन से देश? जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के पार्ट्स थे। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, ये देखिए अल्सास और लॉरेन, ये जो दो ज़िले हैं किसके? फ्रांस के। ये पूरी तरह से कब्जे में आ गए किसके? जर्मनी के। जर्मनी के कब्जे में आ गए और है पास्ड इनटू प्रशियन हैंड, प्रशिया के हाथ में, यानी जर्मनी के हाथ में आ गई ये। और रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। कह रहा है इस कहानी को पढ़िए और पता लगाइए कि स्कूल के जीवन पे, इस जीवन पे इसका क्या असर पड़ा है ना। तो जब किसी देश को किसी और देश अपने कब्जे में ले ले तो वो पूरी तरह से अपने नियम कानून को वहाँ पे क्या करता है? चलाता है। तो जैसे हम लोग भी इसको हमने फेस किया है, और हम लोगों के ऊपर भी अंग्रेज़ों ने शासन किया और उन्होंने अपना कानून लगाया, जो वो लागू करते थे उसी को इंडियन लोगों को मानना पड़ता था। बिल्कुल यही चीज़ यहाँ भी है कि ये जो वार हुआ उसमें जर्मनी ने फ्रांस को हराया, और हराने के बाद इसके दो ज़िले जो थे अल्सास और लॉरेन, इन दोनों ज़िले जो है वो जो जर्मनी की सेना थी इनके कब्जे में आ गए। और उसके बाद इन दो ज़िलों के जो स्कूल थे उन स्कूलों पे क्या असर हुआ, इसी को इस कहानी में बताया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं और थोड़ा सा इसके बारे में मैं तब बताना चाहूँगा। ये जो कहानी है इसके जो कुछ कैरेक्टर्स हैं, जिसमें एक फ्रेंच नाम का लड़का है, फ्रेंच, और जो छोटा सा बच्चा है और स्कूल गोइंग स्टूडेंट है वो, और दूसरे हैं उसके टीचर जिनका नाम है एम हैमेल। और जो यहाँ पे अल्सास डिस्ट्रिक्ट है
यहाँ के एक स्कूल में वो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं, फ्रांसीसी भाषा पढ़ाते हैं। और तो 2 कैरेक्टर ये हैं और एक कुछ और हल्के फुल्के कैरेक्टर हैं। जैसे एक नाम आता है एक लोहार का, वाचर नाम के लोहार का, और कुछ और लोगों का नाम एक ओल्ड हासर नाम का एक व्यक्ति है जो वहाँ पे जो है आया हुआ है, शायद उस गांव का रहने वाला है। और एक फार्मर मेयर है, एक फार्मर पोस्टमास्टर है। यही कुछ लोग हैं इसमें कैरेक्टर। लेकिन मुख्य पात्र में से जो है ये इस कहानी को कहने वाला जो लड़का है फ्रेंच वो, और उसके जो अध्यापक है एम हेमेल, इन्हीं के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। तो ये कहानी बस ये है, देशभक्ति की भावना पे आधारित है कि किसी भी देश के लिए उस देश की जो भाषा होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, और हम इसे हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इसे बचा कर रखें, हम इसकी रक्षा करें, हम इसे कभी भूलें ना। और वही सेम चीज़ यहाँ पे दिखाया जाता है कि जब जर्मनी में अटैक किया और वो 2 ज़िलों को जीत लिया तो अपनी भाषा को थोप दिया और कहा कि आज के बाद से जो है यहाँ पे इन 2 ज़िलों में जर्मनी की भाषा पढ़ाई जाएगी। और जब ये आदेश आया तो उसका क्या असर पड़ा वहाँ के जो अध्यापक थे पढ़ाने वाले और जो स्टूडेंट थे पढ़ने वाले, और साथ ही साथ जो और गांव के लोग थे वहाँ के लोगों पे क्या असर हुआ, इसी को इस कहानी के द्वारा बताया गया है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इसके एक एक लाइन। पहला पैराग्राफ आपके सामने दिया हुआ है। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. For a moment I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright, the birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule for participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. ये आपका पहला पैराग्राफ है। तो हम आते हैं यहाँ पे इसको हम देखते हैं, इसको देखते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, ये आई कौन है? ये आई जो है इस कहानी का नरेटर है ये, है ना। एक छोटा लड़का है जिसका नाम है फ्रेंच। इस कहानी को ये कह रहा है और एक एक पहले शब्द को हम देख लें। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड। इन ड्रेड का मतलब होता है इन फियर ऑफ, इन फियर ऑफ यानी डर होता है ना। और स्कोल्डिंग आपको पता है डांटना, स्कोल्ड में आईएनजी जुड़ा हुआ है। स्पेशली बिकॉज एम हेमेल यही हैं जो क्या है जिस स्कूल में ये फ्रेंच पढ़ता है ना, उसके ये अध्यापक हैं, ये टीचर हैं, टीचर हैं ये। had said that he would question us on participles. Participle आप लोग इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, ये इंग्लिश ग्रामर का एक पार्ट होता है पार्टिसिपल, है ना। शायद में भी हो सकता है क्योंकि ये जो अध्यापक थे एम हेमेल ये फ्रेंच लैंग्वेज के थे, तो हो सकता है कि फ्रेंच लैंग्वेज में भी उनके ग्रामर में ये पार्टिसिपल होगा, इस वजह से ये कह रहा है। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। फर्स्ट वर्ड का मतलब होता है पहला शब्द। पहला शब्द का मतलब कि
वह कुछ नहीं जानता था, ABCD उसके बारे में कुछ जानता ही नहीं था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, द बर्ड्स वर चर्पिंग, चहचहाना, चहचहाना, एट द एज का मतलब होता है किनारा, है ना, ऑफ द वुड्स, वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट, जंगल, ठीक, फॉरेस्ट, एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सा मिल, सा मिल दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। सा मिल जो होता है एक मिल, जहाँ पे वह एक ऐसा जगह जहाँ पे लकड़ी की कटाई की जाती है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आरा मशीन, उसी को कहते हैं सा मिल। द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, ड्रिलिंग मीन्स एक्सरसाइजिंग, एक्सरसाइजिंग, है ना, एक्सरसाइजिंग यानी कि अभ्यास करना। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, टेम्पटिंग का मतलब होता है आकर्षित करने वाला, अट्रैक्टिंग, अट्रैक्टिंग, ठीक। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, बट आई हैड स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, रेसिस्ट का मतलब होता है टू स्टे अवे, टू स्टे अवे, दूर रहना, है ना, एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। आइए हम इसको देखते हैं। पहला पैराग्राफ, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, उस दिन मैं स्कूल के लिए देरी से चला, यानी कि ये जो लड़का है ना फ्रेंड, अपने लिए आई का यूज कर रहा है, ये कह रहा है मुझे उस दिन देरी हो गई, पहले से ही मुझे देर हो गई थी जब मैं स्कूल के लिए निकला, है ना, एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड, और मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं डरा हुआ था, ऑफ ए स्कोल्डिंग, किसकी वजह से, किस लिए, कि डांट खाने की वजह से, कि मुझे डांट मिलेगी, स्पेशली बिकॉज, और विशेष कर क्योंकि एम हैमेल हैड सेड, जो अध्यापक थे एम हैमेल, उन्होंने कहा था दैट कि ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, कि वह हम लोगों से पार्टिसिपल के बारे में पूछेंगे, टेस्ट लेंगे या उसके बारे में प्रश्न करेंगे। इसका मतलब एक दिन पहले वो बताए होंगे कि कल आप लोगों से मैं पार्टिसिपल के बारे में पूछूंगा। तो ये डर था कि मुझे डांट पड़ेगी, एक तो लेट की वजह से, और एक ये वजह था एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैं उनके बारे में एक शब्द भी नहीं जानता था। एक शब्द का मतलब ही न्यू नथिंग अबाउट द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के नियमों के बारे में कुछ जानता ही नहीं था। इस वजह से ये कह रहा है कि इसके फर्स्ट वर्ड के बारे में मुझे पता नहीं था, ठीक। फॉर अ मोमेंट आई थॉट, एक क्षण के लिए तो मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, कि मैं स्कूल से क्या करूं, भाग जाऊं, स्कूल जाऊं ना, घर से तो निकल ही चुका था, स्कूल न जाऊं, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर, और घर के बाहर मैं अपना समय क्या करूं, बिता लूं, ठीक। क्यों, क्योंकि डर था डांट खाने की वजह से, एक लेट हो गया था, और दूसरा जो डर था ये कि इसके बारे में वो हम लोगों से, मतलब स्टूडेंट से पूछेंगे, और इसको फ्रेंड को ये पता ही नहीं था कि ये पार्टिसिपल होता क्या है, इस वजह से डरा हुआ था। तो कह रहा है कि मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, स्कूल ना जाऊं और बाहर ही अपना समय बिता लूं, शाम को मैं घर चला जाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, और कह रहा है मौसम के बारे में कि बहुत गर्म था। अब गर्म का मतलब इस समय हम लोग के वहाँ ये जून का महीना चल रहा है, जो बहुत ही गर्म होता है, कोई चाहता नहीं है बाहर जाना, इतनी तेज़ धूप है। लेकिन वही अगर हमारे वहाँ भी जैसे दिसंबर और जनवरी का मौसम हो और उस समय अगर धूप निकले तो लोग जो है उसका एंजॉय लेते हैं। और यहाँ पे क्योंकि फ्रांस की बात कर रहा है, यहाँ पे ठंडा बहुत ज़्यादा पड़ता है, इस वजह से वहाँ पे जिस दिन की ये बात कर रहा है कि मैं निकला तो उस दिन क्या था, मौसम गर्म था, है ना, गर्म था और बहुत ही चमकीला, इसका मतलब धूप निकली हुई थी, और जिसकी वजह से वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ठंडी के मौसम में धूप का निकल जाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो वही कह रहा है कि दिन बहुत गर्म था और बहुत ही
चमकीला था, यानी सूरज निकला हुआ था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और जो चिड़ियाँ थीं वो देखिए क्या कह रहा है कि जंगल के किनारे पेड़ों पे चहचहा रही थी, यहाँ पे जंगल में चहचहा रही थी। तो भाई ये रास्ते से जा रहा होगा, हो सकता है कि जंगल होगा, जंगल के किनारे, जो रास्ते के किनारे जो जंगल थे तो उसमें जो पेड़ थे, पेड़ पे चिड़ियाँ जो थी वो चहचहा रही थी, ये भी आकर्षित कर रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल, और एक खुला हुआ खेत था, है ना, फील्ड था, है ना, एंड बैक ऑफ द सॉमिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और खुला मैदान था, खुला मैदान, खेत खुला मैदान था, और उसके पीछे एक आरा मशीन था। बैक ऑफ द सॉमिल, बैक ऑफ द सॉमिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और आरा मशीन के पीछे, यहाँ पे एक खुला हुआ फील्ड था और आरा मशीन था, उसके पीछे जो प्रशियन सोल्जर्स थे, प्रशियन सोल्जर्स, है ना, ये क्या कर रहे थे, ये एक्सरसाइज कर रहे थे, क्योंकि सेना के जो लोग होते हैं उनका जो है अभ्यास चलता रहता है, हमेशा उनकी रूटीन अलग होती है, तो वो अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल, और यह जो दृश्य था, जितना चीज़ उसने देखा, कह रहा है इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल, और यह जो दृश्य था वो पार्टिसिपल के रूल से कहीं ज़्यादा लुभाने वाला था, यानी आकर्षित करने वाला था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मेरे अंदर शक्ति थी कि मैं इसका विरोध करूं, यानी मैं इससे दूर हो जाऊं, यानी कि ये जो चीज़ें मुझे लुभा रही थी कि तुम स्कूल न जाओ, इसका विरोध करने का भी मेरे अंदर क्या था, हिम्मत था, और इस वजह से एंड हरीड अप टू स्कूल, मैं वहाँ रुका नहीं और मैं सीधे कहाँ चल पड़ा, स्कूल के लिए चल पड़ा। ठीक, पहला देखा आपने। अब आइए हम लोग देखते हैं दूसरा पैराग्राफ। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The last battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? कह रहा है when I passed the town hall, ये क्या होता है, ये एक गवर्नमेंट बिल्डिंग होती है, ये सरकारी इमारत, और देयर वाज अ क्राउड, वहाँ पे बहुत भीड़ थी। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है सूचना पट, है ना, जैसे स्कूल में भी जो है नोटिस बोर्ड लगा होता है, कोई भी अगर खबर आती है, कोई भी अगर आदेश होता है प्रिंसिपल का, तो उसको लिख कर वहाँ पे चस्पा कर दिया जाता है, उसी को कहते हैं यहाँ पे बुलेटिन बोर्ड। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, the last battles, the draft and the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? कुछ है नहीं। कह रहा when I passed the town hall, जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, पास वहाँ से जब गुजरा, तो देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, तो बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी, कोई खबर आई हुई थी, वहाँ पे चस्पा किया गया था जिसको लोग देख रहे थे। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, कह रहे पिछले 2 साल से हम लोगों के लिए जो भी बुरे खबर थे यहीं से आए हुए थे। अब बुरे खबर का मतलब जब कोई देश किसी दूसरे देश के अधीन हो जाए, तो जो अधीन हो जाता है उसके लिए तो बहुत दुख की बात है, और जो भी वो आदेश आता है तो क्या होता है, वो उन लोगों के लिए बहुत ही बुरी खबर है। तो कह रहा है पिछले 2 सालों से जो भी फ्रांस के लिए बुरे खबर थे यहीं से आए हुए थे। जैसे उसमें क्या था, द लास्ट बैटल्स, हारे हुए युद्ध, द ड्राफ्ट, जो प्रशासन का रूप हो, है ना, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और जो कमांडिंग ऑफिसर थे इनके जो आदेश, है ना, ये सब के सब खबर आकर वहीं पे लग जाते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने मन ही मन सोचा,
विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, रुका नहीं क्योंकि लेट हो गया था इसको, तो कह रहा है बिना रुके हुए मैंने सोचा व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या बात हो सकती है, अब कौन सा खबर आया हुआ है। ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, don't go so fast, but you will get to your school in plenty of time. हाँ देखिए, देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो द ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है लोहार, जो लोहे का काम करे, और उसका नाम था वाचर, हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब होता है जो कहीं सीख रहा हो, ट्रेनिंग ले रहा हो, ट्रेनिंग कहते हैं उसको, ट्रेनी है ना, या हिंदी में कह सकते हैं नौसिखुआ। जैसे कोई काम सीख लेने के बाद कहीं उसकी प्रैक्टिस की जाती है, किसी के अंडर में रह के, जो अनुभवी हो, तो उसी को हम कहते हैं अप्रेंटिस। रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, डोंट गो सो फास्ट, बब, बब जो है बच्चों को पुकारने का एक जो है ये तरीका होता है, बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। कह रहा है देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, तब जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी मैं वहाँ से भाग रहा था, कह रहा है जा रहा था। ठीक, द ब्लैक स्मिथ, तब तक जो है जो लोहार था जिसका नाम था वाचर, हु वाज देयर, जो वहाँ पर था, विद हिज अप्रेंटिस, अपने नौसिखवा के साथ, यानी जो उसके साथ एक और व्यक्ति था जो सीख रहा था उससे, उसके साथ था, रीडिंग द बुलेटिन, वो पहले से ही उस बुलेटिन बोर्ड पे जो खबर आई हुई थी उसको पढ़ रहा था। कॉल आफ्टर मी, उसने मुझे बुलाया और क्या कहा, डोंट गो सो फास्ट बब, अरे लड़के इतना तेज़ मत जाओ, कहा उसने कि क्यों इतना तेज़ जा रहे हो, इतना मत दौड़ो, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम, प्लेंटी ऑफ का मतलब होता है एनफ, अत्यधिक, यानी तुम पर्याप्त समय रहते ही वहाँ पे क्या करोगे, पहुँच जाओगे। तुम जल्दी ना करो, तुम्हें समय से मतलब पहुँच जाना होगा, तुम आराम से वहाँ पे समय से पहुँच जाओगे। ठीक, अब आगे बढ़ा जाए। आई थाट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रिच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। तो कह रहा है आई थाट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, और मुझे लग रहा है ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, मस्ती कर रहा है मुझसे, क्योंकि पहले से ही देर हो चुकी थी इसको, और ये कह रहा है कि अरे काहे इतनी जल्दीबाजी में हो, तुम समय रहते ही पहुंच जाओगे। तो कह रहा है कि ये तो लग रहा है कि मजाक उड़ा रहा है, मेरा मजाक कर रहा है मुझसे। एंड रिच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और क्योंकि दौड़ रहा था ना, बहुत तेज़ी से ये भाग रहा था, तो कह रहा है कि मैं रुका नहीं और मैं सीधे पहुँच गया एम हेमल का जो छोटा सा गार्डन था, स्कूल से बाहर उन्होंने एक छोटा सा बागीचा बना रखा था, है ना, लगा रखा था, वह